हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के टॉपिक्स को बढ़ाते हुए जो हम लोग आज टॉपिक लेंगे वह है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देख रहे हैं कि दो बात है। पहला बात क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोला गया है कि समरूप विद्युत क्षेत्र, और एक क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समरूप विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, यहाँ समझ लीजिए। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि समरूप विद्युत क्षेत्र ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना हुआ है, वह क्या होगा, समानांतर होगा। ये जितने भी लाइन्स हैं सबके सब क्या होंगे, ये समानांतर होंगे। और ध्यान देंगे समानांतर भी होंगे, साथ ही साथ समान दूरी पर भी होंगे। समानांतर भी होंगे और समान दूरी पर भी होंगे। तो लोग मान लेते हैं ये कुछ इतने लाइन्स हैं, ठीक। ये समान दूरी पर नहीं है तो आप इसको समान दूरी पर अपने से बनाएंगे तो बना लेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो मापा नहीं गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इंटेंसिटी कितना है, एक वेक्टर। अब ये बताइए, इस समरूप यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र तो हो गया, अब इसमें क्या रखना है, हमको एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। और विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाया गया है। यदि आपको विद्युत द्विध्रुव नहीं पता हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये मान लीजिए हम लोग, ठीक है ना, जिसे विद्युत क्षेत्र ई से किसी कोण थीटा पर रखा गया है। ध्यान देंगे तो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, सही है ना। अब ये बताइए, इसको यहाँ लिखिए। आप जानते हैं कि जब ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें ये बहुत सी लाइनें होंगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वल डिस्टेंस पर। तो ऐसे ही अगर आप इमेजिन करेंगे तो यहाँ भी एक लाइन आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। और अब जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इसको ऐसा मान लीजिए। अब ये बताइए, जब ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज है और ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी कुछ होगा। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी। क्या मान लेते हैं, पी। और ये हम लोग जानते भी हैं इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ऋणावेश से धनावेश, ये भी सही है। अब ये बताइए, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर तीर का निशान देना पड़ेगा सदिश के लिए। अब ये बताइए, ये भी हम लोग दर्शा दिए। क्या दर्शा दिए, बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को हम लोग दिखा दिए। अब आगे क्या कहता है, क्या बताना है हम लोग को, बल आघूर्ण बताना है। यानी कि इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उस बल आघूर्ण का मान बताना है, सही है। तो ये बताइए, बल आघूर्ण का मान बताना है, तो बल आघूर्ण का मान कब निकलेगा, जब हम लोग को ये पता हो कि बल आघूर्ण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण ये तभी उत्पन्न होता है जब दो फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। कैसे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये समझिए, मैं अगर ये दिखाऊं ऐसे, तो अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तब देख रहे हैं कि दूसरे सिरे पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फोर्स लग जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं तो इस सिरे पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर भी अपने आप फोर्स लग जा रहा है। तो ये जो भी दो फोर्स लग रहा है वह कैसा लग रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और इक्वल फोर्स लगेगा। दो फोर्स तो लगना चाहिए, लेकिन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस चार्ज पर और इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है क्या वह इक्वल लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि नहीं लगता है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इधर,
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ, और ये प्लस क्यू के कारण है तो प्लस क्यू लिख देते हैं, और ये वेक्टर साइन है। माइनस क्यू के कारण जो माइनस क्यू, अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब ये कि ये इधर फोर्स लगेगा, और ये कितना, तो इसको हम लिखते हैं एफ माइनस क्यू, और ये वेक्टर साइन है तो इसलिए क्या रखेंगे यहाँ पर, तीर का निशान। अब ये बताइए इसका वैल्यू कितना और इसका वैल्यू कितना, तो इसके लिए ये बताइए, आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पढ़ाया गया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्या बताया गया था कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F इक्वल टू कितना, वहाँ पर क्यू नॉट था क्योंकि वहाँ चार्ज क्यू नॉट था, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज क्या लिए हम लोग, क्यू लिए हैं, तो यहाँ पर क्यू ले लेंगे। अब ये बताइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, ऐसे, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है उस दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या आने वाला है, यहाँ से देखिए इसका तो वैल्यू आ जाएगा, चार्ज कितना है प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू ई, देखिए किस में आएगा, ये प्लस में, क्योंकि प्लस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज है तो क्या आएगा, माइनस क्यू ई आएगा ऐसे। अब ये बताइए वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे दे सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। अब ये बताइए हम लोग को तो ये भी समझ में आ गया क्या, कि इस विद्युत द्विध्रुव पर, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। और यदि आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखें तो ये भी क्यू ई है और ये भी कितना है, क्यू ई है, तो फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, लेकिन कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यह क्या करेगा, एक बल युग्म बनाएगा, क्या बनाएगा, बल युग्म, और उस बल युग्म के कारण क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। बात समझ में आ गया। और तब हम लोग को निकालना है क्या, कि बल आघूर्ण का मान कितना होगा। तो बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण लेना है, तो ये भी क्यू ई होगा, ये भी क्यू ई होगा, तो कोई एक ले लेना है। दूसरा बात, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ध्यान देंगे आप, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो आप यहाँ से समझिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लाते हैं, यहाँ लाए, और इससे हम लोग परपेंडिकुलर लाते हैं। ध्यान रखेंगे आप, स्केल से मिलाएंगे इसको, सीधा लाइन आएगा ऐसे। ये क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब ये बताइए परपेंडिकुलर है तो कितना, 90 डिग्री। हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि ये वैल्यू चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। नाम इसका अगर हम लोग नामकरण करें तो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई इनटू इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस कौन सा, बी सी। तो क्यू ई इंटू बी सी, मतलब कि हमको बी सी भी फाइंड करना पड़ेगा, सही है। तो ये तो फिगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये तो केवल क्या किए, अभी समझाएं हैं। अब इसको लिखना कैसे है, अब ये देखिए। तो लिखेंगे क्या, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। इस द्विध्रुव की लंबाई, इस द्विध्रुव की लंबाई 2L है तथा
द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL है, L है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसे हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, इस फिगर के बारे में तो पूरा बात लिख दिया गया। हम लोग लिख सकते हैं क्या यहां से, चित्र से क्या, तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, तो ये हो जाएगा F प्लस क्यू इक्वल टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड ले लिए हैं हम लोग, तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना, F माइनस क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिए, सही है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा अगर हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं लें, अगर हम लोग क्या लें, क्योंकि दोनों वेक्टर है, बल कैसा राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग इसको वेक्टर ले लेते हैं ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ प्लस लेना पड़ेगा और यहाँ पर माइनस, देख रहे हैं प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। तो अब कहा जाए, इसलिए द्विध्रुव पर परिणामी बल यानी क्या कहा जाए, F नेट कितना हो जाएगा, तो दोनों बल को जोड़ देंगे, क्योंकि इस द्विध्रुव पर दो ही बल लग रहा है, एक F प्लस क्यू और एक F माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा F प्लस क्यू प्लस F माइनस क्यू। अब ये बताइए, F प्लस क्यू का वैल्यू प्लस क्यू ई है, प्लस इसका वैल्यू कितना है, माइनस क्यू ई है। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया क्यू ई माइनस क्यू ई, और ये कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। यानी यहाँ से एक बात तो समझ में आ गया, क्या बात समझ में आया, कि समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर परिणामी विद्युत बल का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ लिखते हैं क्या, अतः समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है। यहां से क्लियर हो गया। अब ये बात ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देखें कि परिणामी बल कितना होता है, 0 होता है। अब देखते हैं कि बल आघूर्ण कैसे निकलेगा। तो ध्यान देंगे, आपको जो बातें बोल करके समझाया गया है उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि द्विध्रुव पर लगने वाला दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है, साथ ही दोनों की क्रिया रेखा भी अलग अलग है, अतः दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। और जब ये उत्पन्न करते हैं तो इस बल आघूर्ण का मान कितना, तो दोनों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब ध्यान दीजिए, आप फिगर जब बनाए थे तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बनाने वाले क्योंकि समय लगेगा, आप अपने कॉपी में देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप देखे थे तो ऐसे था, यहाँ पर B, यहाँ पर A और यहाँ पर C। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, जो कितना माने थे हम लोग, 2L। यहाँ क्या था, थीटा एंगल, ऐसे था। अब ये बताइए क्या करें, किसी एक बल का परिमाण, आप देखे थे कि यहाँ पर क्या था, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू यहाँ से आया था F प्लस क्यू और इसका वैल्यू प्लस क्यू ई आया था ऐसे। यहाँ पर क्या था, F माइनस क्यू और इसका वैल्यू कितना था, माइनस क्यू ई। जब परिमाण लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो लिख देते हैं, बल आघूर्ण को ऐसे डिनोट करते हैं, किसी एक बल का परिमाण कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का मतलब ये होगा कि ये कितना है, BC। तो ये हो गया BC।
सही है ना। अब ये बताइए इस बल आघूर्ण का वैल्यू मुझे तभी मिलेगा जब इस BC का वैल्यू मुझे पता हो। तो BC के लिए क्या हम लोग इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, कौन से ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल ABC में। BC का मतलब हुआ कि ये हमको चाहिए, तो इस एंगल के लिए ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा, तो इस एंगल के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू, आपको ये समझ में आया कि साइन थीटा क्यों लिए, क्योंकि लंब निकालना है और कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन क्या बताता है, साइन थीटा है, इसलिए हम लोग साइन थीटा लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना BC और कर्ण कितना AB, तो ये हो गया BC बटा AB, ये AB इधर मल्टीप्लाई करेगा तो BC इक्वल टू हो गया AB साइन थीटा, और AB का वैल्यू है कितना, ये टोटल 2L, तो ये हो गया 2L साइन थीटा, हो जाएगा ऐसे। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें हम लोग तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से टॉर्क इक्वल टू यानी कि बल आघूर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE इंटू ये 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क इक्वल टू 2QL, इस 2L को इधर कर लिए तो 2QL E साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं P इक्वल टू होता है 2QL, तो इसके जगह पर हम लोग P भी पुट कर सकते हैं, यानी कि टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, क्या हो गया, PE साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो टॉर्क का वैल्यू आया है यह किस फॉर्म में आया है, यह मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया है। अगर हम लोग सदिश फॉर्म की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे सदिश रूप में, सदिश रूप में आप जानते हैं कि अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो क्या होता है, AB साइन थीटा, मतलब यह क्या है, P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सदिश रूप में वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान देंगे, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, केवल यही आ जाता है। अब इसको समझिए, हम लोग क्या पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर A क्रॉस B की बात की जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B का डायरेक्शन A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, ये बोले, या ये कहें कि A और B से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है A क्रॉस B का डायरेक्शन। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम लोग कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर, बल आघूर्ण का डायरेक्शन किधर, तो इस बल आघूर्ण का डायरेक्शन इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंबवत, या विद्युत क्षेत्र E के लंबवत होगा, या P और E दोनों से जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अब ये समझिए, आप जो फिगर बनाए थे अभी, तो फिगर में आप क्या देखे थे, आप फिगर में देखे थे कि E का डायरेक्शन इधर था ऐसे, और आप P का डायरेक्शन ऐसे बताए थे, P का डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल आप थीटा लिए थे। अब ये बताइए P क्रॉस E का मतलब क्या जानते हैं आप, तो P क्रॉस E का मतलब हम लोग जानते हैं कि P से E की तरफ बढ़ना है, सही है ना। अब ये समझिए कि अगर हम लोग इसको ऐसे लें, ऐसे ही ले रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे, इसको हम लोग ऐसे रख दिए, ध्यान दीजिए, फिर समझिए, ये E को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ये ग्रीन वाला E को बता रहा है, और ये रेड वाला किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है P को। अगर इसको हम लोग ऐसे ले तो ध्यान दीजिए, P क्रॉस E का मतलब P से E की तरफ बढ़ना है, तो देखिए P से E की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ क्या बोले हैं, देखिए ऐसे है, इसको हम लोग ऐसे कर दिए, अब P से E आए ऐसे, तो उठा कहाँ जा रहा है, नीचे, मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इधर, बात समझ रहे हैं। तो इस टॉर्क का डायरेक्शन यानी कि बल आघूर्ण का डायरेक्शन किधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र E और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत दिशा में होगा। बात समझ में आ गया। तो हम लोग देखें
बल आघूर्ण का मान मैग्नीट्यूड के रूप में पीई साइन थीटा, और ये क्या देखिए पी क्रॉस ई, ध्यान रखेंगे ई क्रॉस पी नहीं, पी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म में देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर थीटा का वैल्यू डिफरेंट हो, अलग अलग केस लेंगे। क्या लेंगे कि जब पी और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या आने वाला है वैल्यू। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं कि थीटा का वैल्यू अलग अलग यानी अलग अलग केस में, कहने का मतलब ये, इसको हम लोग देते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। हिंदी में बात करें तो विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट। क्या केस फर्स्ट लेंगे, जब ध्यान देंगे जब P और E एक ही दिशा में हो, क्या हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। अब ये बताइए जब दोनों के दोनों एक ही दिशा में होगा तो एंगल कितना, एंगल 0 बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। और जब थीटा इक्वल टू 0 तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा के स्थान पर 0 पुट करेंगे, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। जब साइन थीटा का वैल्यू 0, तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे टाउ का मान भी कितना आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे देयरफॉर टाउ इक्वल टू पी ई इंटू 0, तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो कोई भी बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं हम लोग, केस 2। केस 2 पर ध्यान दीजिए, क्या लेंगे, जब वेक्टर P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, एंड E एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, कहने का मतलब ये कि E इधर हो जाए और P इधर हो जाए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 होता है, 180। और यहाँ ध्यान देंगे दैट इज थीटा इक्वल टू 180, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा का स्थान पर कितना, 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू, इसका वैल्यू यहाँ पर रखिए, क्या आएगा, पी ई इंटू 0, मतलब कि टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया, 0। अगेन टॉर्क का वैल्यू कितना आया, 0। तो यहाँ से फिर एक बात और स्पष्ट हुआ, क्या कि अगर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में या समान दिशा में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के समानांतर अगर रखा जाए विद्युत द्विध्रुव को तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। अब एक और केस, तीसरा केस क्या, जब वेक्टर P और वेक्टर E एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर हो जाए का मतलब क्या, एंगल कितने का बनेगा, तो एंगल बनेगा 90 का। तो थर्ड केस देखिए, थर्ड केस लेते हैं, केस 4, केस थर्ड केस में क्या आएगा, जब वेक्टर P और वेक्टर E एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। और ध्यान देंगे जब एक दूसरे के लंबवत होगा तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो लिखते हैं दैट इज थीटा, सॉरी लंबवत होगा तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना, 90। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू कितना, तो साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू कितना, फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितना, 1। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया, पीई। और ध्यान देंगे यही जो टॉर्क का वैल्यू आया यही होता है मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि बल आघूर्ण का अधिकतम मान।
अब फिर आप पूछेंगे कि बल आघूर्ण का अधिकतम मान पीई कैसे समझ में आया? वो इसलिए समझ में आया क्योंकि पीई के साथ क्या रहता है फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है टॉ मैक्स इक्वल टू पीई। तो यहाँ से 3 केस से आपको ये समझ में आया कि अगर विद्युत क्षेत्र के समानांतर यानी कि उसी के दिशा में या उसके विपरीत दिशा में अगर रखा जाए तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, या ये कहे कि समानांतर अगर विद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा तो उस पर जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा उसका मान कितना 0, और अगर विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर रखा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव को तो जो बल आघूर्ण का मान आएगा वह पीई आएगा, और ये अधिकतम मान होता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग कहते हैं एक और केस जोड़ते हैं, क्या, चौथा केस, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको अच्छे समझ लीजिए। लास्ट केस ये हो जाएगा केस 4। केस 4 में क्या, केस 4 में ये हो जाए कि जो थीटा का मान है वो 90 ही रहे, यानी कि P और E एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हो, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 ही हो, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र हो वह एकांक विद्युत क्षेत्र हो, यानी कि उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो 1, यानी E इक्वल टू कितना हो 1, तो क्या हो जाएगा टॉ इक्वल टू, ध्यान देंगे, P इंटू E का वैल्यू 1 इंटू साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू भी कितना होता है 1, इसका मतलब ये हुआ कि टॉ इक्वल टू P। अब ये बताइए कि बल आघूर्ण का मान विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है कब, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो और विद्युत क्षेत्र एकांक विद्युत क्षेत्र हो तब। तो यहाँ से जो बातें मैंने आपको बोल करके समझाया, क्या समझाया मैंने कि विद्युत क्षेत्र हो वह क्या हो, एकांक विद्युत क्षेत्र हो, और आप ये देख ही रहे हैं कि इस टॉपिक में जो विद्युत क्षेत्र लिया गया है वो कैसा है, समरूप विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो बल आघूर्ण का मान होगा वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है। अतः यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान एकांक विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान इसके द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है ना, अब इस पर लास्ट एक पॉइंट ये देख लीजिए, क्या देखें हम लोग कि एफ नेट का जो वैल्यू आ रहा है वह कितना है 0 है। अब देखे थे तो चूंकि एफ नेट यानी परिणामी बल का मान कितना है 0 है, इसलिए इसमें रेखीय त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोग फिनिश किए कि यदि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पर बल आघूर्ण का मान कितना होगा और इसका व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।